एंड हाउ थिंग्स वर्क हियर विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग। ठीक है जी। एक रिक्वेस्ट रहेगा सबसे कि अपने अपने वीडियोस ऑन रखिएगा क्लास के दौरान। और आपके वीडियोस डोंट वरी सिर्फ मुझे ही दिखते हैं, किसी और को नहीं दिखेंगे। योर प्राइवेसी रिमेन्स प्रोटेक्टेड अंडर केस पुट्टू स्वामी जजमेंट ऑल्सो। सो ठीक है जी। उससे सिर्फ ये रहेगा, समझने में मेरे को इजी रहता है कि यू नो आपको चीज़ें कॉम्प्रिहेंड हो रही हैं या नहीं हो रही। तो सबने कर लिया ना वो जो रिवाइज करना था आंसर राइटिंग का, जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी यार, जो दो क्लासेस हमने पिछली ली, आई बिलीव आप सबने उसको कर लिया होगा। ठीक है। तो अगर वो हो गया है तो उस केस में फिर अब हम लोग उस प्रिंसिपल्स को अब अप्लाई करते हैं। ठीक है। सो विल नाउ अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स, बट उसके लिए ना मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाया है आप लोगों के लिए। फॉर्मेट क्या है कि पहले मैं आप लोग को एक टॉपिक छोटा सा पढ़ा देता हूँ। ठीक है। एक बार वो टॉपिक पढ़ लेते हैं, उससे आपको एक टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिकॉज हमने एक चीज़ जो ऑब्जर्व करी आंसर राइटिंग में वो ये है कि सर क्वालिटी कंटेंट इज द की। तो माय ऑब्जेक्टिव हियर विल बी कि फर्स्ट आई टीच यू अ सैम्पल रैंडम टॉपिक, देन आफ्टर दैट आई गिव यू अ क्वेश्चन, देन वील सिट इन द क्लास, यू ऑल्सो राइट आई ऑल्सो राइट हियर इटसेल्फ, साथ ही लिखेंगे और फिर साथ ही देखेंगे कि क्या उसका आपने किया है। ठीक है जी। चलो पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं। छोटा सा है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मतलब आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑफ योर्स विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक इन कंसर्न। इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा न्यूज़ में चलता रहता है। सम बेसिक टॉक ऑन इंडिया एंड चाइना रिलेशंस। तो मैंने अभी एक हाल ही में नई किताब पढ़ी थी इंडिया चाइना पे, तो उसमें कुछ अच्छे इंसाइट्स मिले, तो आई थॉट आई शेयर विद यू हियर। 1950s में दो चीज़ें हुई। 1947 में इंडिया पैदा हुआ, 1949 में चाइना में सिविल वॉर चल रही थी, वो खत्म हुई। तो हम लोग इंडिया चाइना के रिलेशन को 1950 से देखना स्टार्ट करते हैं और 1950s के डेकेड में सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। ये सबसे पहला डेकेड है ऑब्जर्व करने। 1950s के डेकेड में हमने एक चीज ऑब्जर्व ये करी कि उस समय इंडिया में जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी नेहरू की, वो पॉलिटिकल लीडरशिप का एक मानना था, एक थॉट था। हर पॉलिटिकल लीडरशिप का एक थॉट होता है, वो थॉट जो है वो फॉरेन पॉलिसी में अप्लाई होता है। तो उस समय नेहरू का भी एज अ फॉरेन पॉलिसी लेवल पर एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते ना एक थॉट था। थॉट क्या था नेहरू का? नेहरू का थॉट ये था कि भाई इंडिया और चाइना जो है, ये दोनों ना सिविलाइजेशनल प्लेयर्स हैं। सिविलाइजेशनल प्लेयर का मतलब ये होता है बेटा कि इन दोनों कंट्रीज के पास एक ऐतिहासिक तौर पर एंशंट सिविलाइजेशन है। इंडिया भी एंशंट सिविलाइजेशन है, चाइना भी है। तो नेहरू को था कि भाई हम दोनों के पास एक कॉमन हिस्ट्री है जो और किसी के पास नहीं है। और आज की डेट में नेहरू का मानना ये था कि इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और चाइना मिलके इस सिविलाइजेशनल लेगेसी को लेके, लेगेसी का मतलब ये होता है कि जो हमारा सिविलाइजेशनल पास था ना उसको लेके हम दोनों कंट्रीज वर्ल्ड को गाइड कर सकती हैं। देखो नोबल थॉट था। और इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी था क्योंकि अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इंडिया और चाइना के बीच में नेहरू ने जो विजुअलाइज किया वो ये था कि ये दोनों कलेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। तो नेहरू का आइडिया ये था कि दे कैन कलेक्टिवली वर्क, एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, एक दूसरे के साथ आके पूरे वर्ल्ड को गाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब वर्ल्ड को अगर गाइड करना है तो वो गाइड भी हम इस सिविलाइजेशनल लेगेसी के बेसिस पे करेंगे। सिविलाइजेशनल लेगेसी के बेसिस का मतलब ये होता है बच्चे कि इंडिया और चाइना के पास अपनी अपनी हिस्ट्री है। और आज की डेट में हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री में बहुत सारे लेसन्स छुपे हुए हैं। पता है हिस्ट्री लोगों को बोरिंग क्यों लगती है? क्योंकि लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं डेट्स के हिसाब से। ये डेट हुआ, वो इवेंट हुई। हिस्ट्री ऐसे मत पढ़ो कभी। हिस्ट्री ये पढ़ो कि उस एपिसोड में एक लेसन छुपा था जो हमारे लिए रेलेवेंट है। वो लेसन क्या है? और आप देखोगे कि उस दिन की हिस्ट्री आज तक चल रही है।
तो नेहरू का मानना था कि यार हिस्ट्री में बहुत सारे लेसन हैं और अपन दो हैं और दो के पास बहुत पुरानी वाइब्रेंट हिस्ट्री है, तो इन लेसन से ना हम वर्ल्ड को गाइड कर पाएंगे यार। तो नेहरू का ये थॉट था। बट प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि चाइना समहाउ इस चीज से अलाइंड नहीं था। चाइना अलाइंड नहीं था। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये भी हुई दूसरी कि इंडिया ने ये जो थॉट बनाया, ये थॉट फायदे का तब होता जब हम चाइना को कॉन्फिडेंस में लेते। कॉन्फिडेंस में कि भाई मतलब इट्स लाइक अ मैरिज ना सर, कि यू हैव टू टेक द अदर पार्टनर ऑल्सो इनटू कॉन्फिडेंस। पर हमने यहाँ पर वो नहीं किया। तो हमने एक अपना थॉट बनाया और हमने एक असम्पशन ले ली कि चाइना इसको मानेगा। ये नेहरू की गलती थी कि हमने एक असम्पशन ले ली कि चाइना उसको मानेगा। लेकिन प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि चाइना अलाइंड नहीं था, तो चाइना ने कहा कि नहीं यार ये, पहले तो उसको समझ ही नहीं आया कि इंडिया ऐसे स्टेटमेंट क्यों दे रहा है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है। हमसे तो उसने कुछ पूछा नहीं। फिर उसके बाद ये हुआ कि चाइना को जब समझ आया कि यार ये इंडिया जो चीज़ें बोल रहा है कि हमारे पास एक सिविलाइजेशनल लेगेसी है, हम वर्ल्ड को गाइड करेंगे, तो चाइना को ये लगने लगा कि यार इंडिया जो है ना अपने आप को वर्ल्ड का लीडर बनाना चाह रहा है। अब चाइना को ऐसा लगने लगा। देखो हमने क्योंकि चाइना को कॉन्फिडेंस में लिया था ना, तो ना लेने की वजह से चाइना का परसेप्शन बदल गया। और फिर क्या हुआ कि इसकी वजह से जब उनको ये लगने लगा कि इंडिया अपने आप को एक वर्ल्ड का लीडर बनाने वाला है और अपने आप को वर्ल्ड का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इंडिया और चाइना के बीच में इशू पैदा हो गए। अच्छा, अब इन इश्यूज की वजह से क्या हुआ? इन इश्यूज की वजह से ये हुआ कि दोनों देशों के बीच में फ्रिक्शन आने लगा। ये फ्रिक्शन मैनिफेस्ट करा 1962 में जब दोनों के बीच में क्लैश हो गया। अभी अपन वो क्लैश व्लैश की हिस्ट्री के बीच में नहीं जाते यार, वो सब बहुत डिटेल्ड इश्यूज हैं, बाद में करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर्स में। तो आप यही चीज समझो कि चाइना और इंडिया के बीच में फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन से क्लैश हुआ। और उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि पोस्ट 1962, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, पोस्ट 1962 ये बात कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया ने अपना एक पाथ चुन लिया, चाइना ने अपना एक पाथ चुन लिया। दोनों अपने अपने अलग अलग पाथ पे चलने लग गए और दोनों के पाथ पैरेलल थे। पैरेलल मीन्स कि कहीं कन्वर्ज नहीं हो रहे थे, मीट नहीं कर रहे थे। चाइना ने अपने पाथ को चुन के अपनी कंट्री पे फोकस की, हमने अपनी पाथ को चुन के अपनी कंट्री पे फोकस किया। और जब तक हम 1990 तक पहुंचे, प्रॉब्लम पता है क्या हो गई थी? 1990 तक पहुंचने के टाइम पे हमें ये समझ आ गया कि भाई हमारे पाथ इंडिया के और चाइना के इतने डाइवर्जेंट हैं, इतने डाइवर्जेंट हैं कि इस पाथ की वजह से दोनों देशों के बीच में कंपटीशन पैदा हो गया है। कंपटीशन। अच्छा, अब ये जो कंपटीशन पैदा हुआ, जाहिर सी बात है कि सर इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में सस्पिशन भी था जो पहले से चल रहा था। और ये सस्पिशन अब कंपटीशन से और बढ़ गया। सस्पिशन तो पहले से ही था, पर सस्पिशन के साथ साथ कंपटीशन बढ़ा। तो बाय द टाइम वी रीच 1990s द प्रॉब्लम वाज S+C, सस्पिशन प्लस कंपटीशन। दोनों ही थे। दोनों को एक दूसरे का देखने का नजरिया ही नहीं पसंद आ रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ? इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि 1990s में इंडिया ने चाइना को बोला कि यार देखो, आप जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर लो। इशू में सबसे बड़ा इशू ये है कि यार हम लोग के पास एक बॉर्डर है, उसको डिफाइन ही नहीं किया हुआ, ना आपने ना मैंने, क्योंकि हमारे पहले से ही कुछ इशू चल रहे थे। हमने 1990s में भी बोला को बॉर्डर को सॉल्व कर लो भाई, उसने सॉल्व ही नहीं किया, क्योंकि सस्पिशन था, कंपटीशन था, उसने सॉल्व ही नहीं किया। हमने उसको बोला भी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मिड 1990 से हमने एक चीज दूसरी देखनी शुरू कर दी।
और वो ये देखनी शुरू कर दी कि चाइना ने एक न्यू चीज करनी शुरू करी, दैट इज कॉल्ड कैर्टोग्राफिक अग्रेशन। कैर्टोग्राफिक, कैर्टोग्राफिक का मतलब होता है मैप। कैर्टोग्राफी इज एन एक्ट ऑफ डिजाइनिंग मैप्स, और कैर्टोग्राफिक अग्रेशन मीन मैप पे अग्रेशन। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि सर मिड 1990 से चाइना क्या करता था, बार बार ना अलग अलग प्रकार की मैप्स शो करता था। कभी वो मैप में अरुणाचल क्लेम कर लेगा, कभी वो मैप बनाएगा उसमें सिक्किम क्लेम कर लेगा, कभी मैप बनाएगा तो उसमें लद्दाख क्लेम कर लेगा। तो वो ये उटपटांग चीजें करने लग गया कि उसने बेसिकली क्या किया कि ये मैप वगैरह बनाकर मैप के बेसिस पे अग्रेशन चालू कर दी। और इस मैप के अग्रेशन से फिर क्या हुआ कि मिड 1990 से इंडिया चाइना के बीच में कैरेटोग्राफिक अग्रेशन स्टार्ट हो गया। अच्छा, बहुत लंबे समय तक ना अपने को समझ भी नहीं आई कि ये हो क्या रहा है, क्यों है, क्या रीजन है। हो रहा था, हम भी टॉलरेट कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि 1990 से इंडिया ने भी एक काम शुरू किया, और वो ये था कि सर इंडिया अपनी नेवी को अपग्रेड करने लगा। नेवी को अपग्रेड इसलिए करने लगा क्योंकि सर 1990s में हमने अपनी इकोनॉमी को भी चेंज किया स्ट्रक्चरल लेवल पर। हम लोग लिबरलाइजेशन की ओर बढ़े, आपको पता ही है, विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल। ओपन इकोनॉमी बने। ओपन इकोनॉमी बने का मतलब ये है कि सर अपन को ट्रेड करना था। ट्रेड करना था का मतलब ये है कि सर अगर अपन को ट्रेड करना था तो अपन को एक ओपन इकोनॉमी चाहिए थी। ओपन इकोनॉमी चाहिए थी, ट्रेड करना था, तो ट्रेड कैसे करेंगे सर? ट्रेड करेंगे वाटर से, सी से, शिप भेज भेज के। अब शिप भेज भेज के ट्रेड करेंगे तो सर एक नेवी चाहिए अपने को। अच्छा, नेवी हम लोग जब अपग्रेड करने लगे तो हमारे लिए एक पॉइंट ये भी फायदेमंद था इंडिया के लिए, वो ये था कि हमारे पास एक इंडियन ओशन था बहुत बड़ा हमारे आसपास। तो उस इंडियन ओशन में हमने अपनी नेवल एक्टिविटीज बढ़ा दी। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे जैसे हम लोगों ने अपनी नेवल एक्टिविटी बढ़ाई, नेवी को अपग्रेड करा, उतना उतना हम चाइना की तरफ से देखने लगे कि चाइना कैर्टोग्राफिक अग्रेशन करता गया। मतलब जब भी हम कुछ नेवी का करते थे वो कैर्टोग्राफिक अग्रेशन करता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है ना बेटा, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का मतलब होता है सर वो लोग जो इंडिया में फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी के डिसीजन लेते हैं। तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोगों को एक चीज ये समझ आने लगी कि सर ये दोनों चीजों में एक लिंक है। लिंक है हमारे नेवी में और चाइना के कैर्टोग्राफिक अग्रेशन में। पर हमें लिंक दिख रहा था, समझ नहीं आ रहा था। फिर हमारे जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग थे सर, उन्होंने हिस्ट्री की किताबें पढ़ी। क्योंकि जीवन की प्रॉब्लम्स आपको अगर ढूंढनी है तो हिस्ट्री में ढूंढनी है। तो जब हमने हिस्ट्री को निकाल के खोज के देखा तो हिस्ट्री में एक लेसन हमें मिला कि एक बहुत इंपॉर्टेंट 19th सेंचुरी में अमेरिका का एक स्कॉलर था, और वो स्कॉलर का नाम था एल्फ्रेड महान। एल्फ्रेड महान, ये अमेरिका का एक स्कॉलर था। और इस बंदे ने ना एक बहुत सारी किताबें लिखी थी। उनमें से एक किताब में इसने ये लिखा था कि कोई भी कंट्री जब वाटर में आती है, यानी कि जब वो सी में आती है, तो वो वहां पर एक नेवी को डेवलप सिर्फ इसलिए नहीं करती कि वो नेवी के थ्रू बेसिकली क्या है कि ट्रेड करे। वो नेवी को डेवलप इसलिए करती है ताकि वो ट्रेड के जितने भी स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स हैं
उनको डोमिनेट करे। ये इसकी थीसिस थी कि कोई भी कंट्री अपनी नेवी को डेवलप सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं करती। वो ट्रेड के जो रूट्स हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट करने वाले वाटर में बने हुए हाईवेज जो है ना, उनको डोमिनेट करने के लिए करती है। हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को समझ आया कि भाई साहब चाइना की समस्या यही है। चाइना को लग रहा है कि इंडिया अपनी नेवी जो है उसको डेवलप कर रहा है स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स को डोमिनेट करने के लिए। और हमें समझ आया कि ये चाइना का परसेप्शन इसलिए भी है क्योंकि जो अल्फ्रेड महान ने कहा, अल्फ्रेड महान ने भी यार कोई अपनी थ्योरी अमेरिका में बैठ के ऐसे ही मतलब कमरे में जैक डेनियल पीते हुए थोड़ी बनाई है। उसने इवेंट्स को ऑब्जर्व किया ना सर। उसने क्या इवेंट को ऑब्जर्व किया पता है आपको? एल्फ्रेड महान ने जिस इवेंट को ऑब्जर्व किया, वो इवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। एल्फ्रेड महान ने अपनी थ्योरी बनाने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस को ऑब्जर्व किया था। और उसने कहा था कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं, इन्होंने अपनी नेवी सिर्फ इसलिए नहीं बनाई कि ये बेसिकली एशिया की कंट्रीज और अफ्रीका की कंट्रीज में ट्रेड करना चाहते थे। इन्होंने अपनी नेवी इसलिए बनाई क्योंकि ये इन लोगों को डोमिनेट करना चाहते थे। और उसने कहा कि आज अगर हम एशिया और अफ्रीका में कॉलोनियलिज्म होते हुए देखा है हमने हिस्ट्री में, तो वो कॉलोनियलिज्म जो हुआ वो मेरी थ्योरी को स्ट्रेंथन करता है कि देखो ट्रेड रूट्स का डोमिनेंस ट्रेड के लिए नहीं था एशिया अफ्रीका में, बल्कि उनको कॉलोनाइज करने का था। तो इंपेरिकली वेरीफाइड थ्योरी है। तो इस थ्योरी के बेसिस पे हमारी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी थी उसने सोचा कि यार ये चाइना की एक प्रॉब्लम है। चाइना को शायद ये लग रहा है कि इंडिया अपनी नेवी इसलिए बेसिकली मॉडर्नाइज कर रही है क्योंकि वो ट्रेड रूट्स को डोमिनेट करना चाहती है। और हमें ये लगा कि क्योंकि वो उसका ऐसा परसेप्शन है कि वो ट्रेड रूट्स को डोमिनेट करना चाहती है, इस रीजन से जब भी हम नेवी के लेवल पर कुछ करते हैं वो इंडिया की अटेंशन को डाइवर्ट करती है कार्टोग्राफिक अग्रेशन करके। तो ये लिंक अब आपको समझ आया? तो जब हमने हिस्ट्री पढ़ी हमें ये लिंक समझ आया यार। लिंक ये था कि भाई साहब चाइना कार्टोग्राफिक अग्रेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि जब जब हम नेवी में कुछ करते हैं वो हमारी अटेंशन लैंड पे डाइवर्ट कर देता है। और तब हमें समझ आया कि भैया इस रीजन से चाइना बॉर्डर सॉल्व नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इंडिया के साथ बॉर्डर सॉल्व कर दिया तो इंडिया अपनी सारी एनर्जी लगाएगी अपनी नेवी को डेवलप करने में, और नेवी को डेवलप करके इंडिया जो है वो सिर्फ इंडियन ओशन को डोमिनेट करेगी। समझ आई गेम सर? आप सोचो किताब कितनी प्यारी है वो जो मैंने पढ़ी, कितना डीप इनसाइड मिला उसमें। 200 पेज की किताब और मैंने 20 मिनट में समझा दिया आप। कि उसने कहा कि भैया हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को ये लगा कि भैया इंडिया जैसे ही अपनी नेवी डेवलप करेगा, चाइना को लगा कि सर ये नेवी डेवलप करने के बाद वो सारी अटेंशन इंडियन ओशन पे लगाएगा। और अगर उसका साथ में मैंने बैठ के बॉर्डर सॉल्व कर लिया तो ये बॉर्डर सॉल्व होने के बाद तो इंडिया के पास इधर लैंड लेवल पर तो कोई इशू बचेगा ही नहीं मेरे साथ। इस रीजन से नंबर वन, चाइना ना तो इंडिया के साथ बॉर्डर सॉल्व करता है। और इस रीजन से आप देखो बच्चे कि आज आपको पता है कि चाइना क्यों बार बार कार्टोग्राफिक अग्रेशन करता है। और कार्टोग्राफिक अग्रेशन में अब हम दो चीजें देखते हैं। ओल्ड थ्योरी ऑफ कार्टोग्राफिक अग्रेशन जो मैंने आपको बताई कि वो कभी सिक्किम को अपना क्लेम कर लेगा, कभी अरुणाचल को अपना क्लेम कर लेगा, कभी लद्दाख को अपना क्लेम कर लेगा, ये वो पहले करता था। आजकल वो क्या कर रहा है पता है आपको? वो लद्दाख में कोई गांव होंगे, विलेजेस होंगे, उनको अपनी मैप में दिखा देगा। अरुणाचल का कोई विलेज होगा, उसको वो तिब्बत की मैप में दिखा देगा। और आपने एक चीज और देखी है सर,
सिर्फ लद्दाख और अरुणाचल के विलेजेस को वो अपने हिस्सा नहीं दिखाता, बल्कि कई बार वो लद्दाख और अरुणाचल के विलेजेस का नेम ही चेंज कर देता है अपने हिसाब से। और आप नोट करना सर, आइंदा, क्योंकि ये जो बंदे की किताब है ना, ये बड़ी धांसू किताब है। उस बंदे ने बोला कि जब 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 इंडिया ने नेवी के लेवल पर कुछ किया है, तब तब चाइना ने ये कार्टोग्राफिक अग्रेशन किया है। टाइमिंग बड़ा मैच करता है। आप समझ रहे हो इस चीज? तो ये उस किताब का बेसिकली पूरा थॉट था कि दिस इज व्हाट दैट पर्सन सेड, कि दिस इज हाउ चाइना बेसिकली बिहेव्स। ठीक है जी। तो ये उसकी थीसिस थी यहाँ पर पूरी। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन सर। व्हाई डज चाइना इंडल्ज इन कैरेटोग्राफिक अग्रेशन विद इंडिया? 150 वर्ड्स। ठीक है जी। आप भी इसके आंसर को लिखो, मैं भी इसके आंसर को लिखता हूँ। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड द लार्जर डायनेमिक्स। सो लेट्स ट्राई टू राइट द आंसर। मेरे पास कोई आंसर नहीं है यहाँ पे पड़ा हुआ, आप चाहो तो देख लो, ये देखो। किसी तरीके से मेरे टेबल पर कुछ नहीं, मेरे टेबल पर ये पड़ा है बस राइटिंग पैड जिस पे मैं लिखूंगा। ठीक है। तो ना मेरे पास कोई प्री प्रिपेयर्ड पर्चा है ना कागज है। जो मैंने आपको चीज समझाई उसको प्रोसेस करके मैं अपने हिसाब से आंसर लिखूंगा। आप अपने हिसाब से आंसर लिखो। आई हैव नॉट गिवन अ डायरेक्टिव वर्ड बिकॉज डायरेक्टिव वर्ड प्रैक्टिस कम्स एट अ वेरी एडवांस स्टेज। फर्स्ट इज द एबिलिटी टू राइट इन 150 वर्ड्स। सो लेट्स डू दैट। ठीक है। टेक योर टाइम। देर इज नो टाइम लिमिट बिकॉज अभी आप ट्रेन नहीं हुए हो टाइम लिमिट में भी लिखने के। बट टाइम लेना का मतलब ये नहीं है कि अब आप 2 घंटे ले लो। ठीक है। 8 to 10 मिनट्स मैक्स लो। चाहो तो 2 मिनट लगा के एक बार नोट्स को रिवाइज कर लो इफ यू वांट टू जस्ट गो थ्रू वंस अगेन, so that things become clear in your mind because now you have the question in front of you, and based on that write the answer in the structure that I have explained to you in the class for introduction, body, conclusion, hook, glider, everything. ठीक है। सो एक बार क्विकली रिवाइज योर नोट्स सो दैट यू गेट द कंटेंट अगेन फ्रेश। अगर जरूरत पड़े तो कंटेंट को देख भी लेना लिखने के लिए दोबारा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी याद नहीं किया आपने। यू वांट टू रेफर इट अगेन एंड अगेन, यू कैन डू दैट, बट मेक श्योर यू स्टिक टू द वर्ड लिमिट। Make sure you stick to the structural accuracy of the answer which is there. So start writing. आपको अपना लिखना है, मेरा नहीं देखना सर। आप अपना लिख लो।
क्या स्टेटस है जी? कितना हो गया सबका? जल्दी कर लो यार। टेक 1 more minute, 1 or 2 more minutes। कंप्लीट कर लो फटाफट ताकि देन वी कैन डिस्कस। सोचो सोचो, सोच के अच्छे से लिखो। गलती करोगे करने दो, गलती होगी होने दो। एग्जाम में नहीं होगी, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। और गलतियां बहुत होंगी, और छोटी छोटी गलतियां होंगी, सोची भी नहीं होंगी वो वाली गलतियां होंगी। क्योंकि कई साल से करा रहा हूँ आंसर राइटिंग सर, पता है गलतियां कहाँ होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। पर सीखोगे, दैट्स द मेन एक्सपीरियंस, दैट्स द मेन ट्रेनिंग। करेंगे डिस्कस। चलो, लेट्स डिस्कस। तो देखो जी, सबसे पहली चीज तो बेटा ये एक लर्निंग आपको याद रखनी है कि वेन एवर यू गेट द क्वेश्चन, नेवर एवर स्टार्ट राइटिंग इमीडिएटली। First and foremost learning to be remembered is that always and always frame the answer, specifically when you are practicing, frame the answer in your mind। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बात तो आंसर को फ्रेम नहीं किया होगा, सिर्फ क्वेश्चन देख के लिखना चालू कर दिया होगा और बीच में जाके पता चला होगा कि ये भी नहीं लिखना था, ये लिखना था, एटसेट्रा। तो फर्स्ट लर्निंग नंबर वन इज ऑलवेज फ्रेम द आंसर फर्स्ट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग। Frame it in your mind, frame it on a piece of paper, wherever you want, but always write few points। एग्जाम में नहीं करना ये, एग्जाम से पहले ट्रेनिंग लेनी है कि यहाँ करना है। अभी थोड़ा टाइम आप फ्रेमिंग कागज पे करोगे, फिर और ट्रेन हो जाओगे तो फिर मेंटल फ्रेमिंग होगी, फिर और ट्रेन हो जाओगे तो मेंटल फ्रेमिंग की भी जरूरत नहीं होगी, क्वेश्चन पकड़ोगे, देखोगे, 2 मिनट आंख बंद करके सोच के प्रोसेसिंग करके लिख दोगे। तो ये 3 स्टेजेस में लाइफ बढ़ती है आगे। एनीवे, करेंगे। दूसरा, अच्छा मैं एक केवियट देना चाहता हूँ। केवियट का मतलब ये है कि सर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि सर जो आंसर मैंने लिखा है ना सर, दैट आंसर इज नॉट द बेस्ट और द परफेक्ट और द मॉडल आंसर। तो ये चीज याद रखना सर। आपके साथ इस पूरे कोर्स में आंसर राइटिंग के जब हम उस पेड कोर्स को स्टार्ट करेंगे और जितने भी आंसर्स मैं लिखूंगा, प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि माई आंसर्स आर नॉट द मॉडल आंसर्स। माई आंसर्स आर बेस्ड ऑन माई प्रोसेसिंग। Every person will process it differently, they will write it differently, so nobody has the model answer, nobody has the best answer। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं कोई अपना आंसर ये नहीं कह रहा कि भाई ये आंसर को आपको रीच करना है। हाँ, जो मैंने लिखा है मेरे प्रोसेसिंग से, उससे आप कंपेयर करो और देखो कि आपने गलतियां कहाँ कहाँ करी हैं, और आपको एक एक वर्ड में गलती पता चलेगी कि आपने क्या करी है। ठीक है, चलते हैं। अब आते हैं जी इंट्रोडक्शन पे। देखो जी, पहली बात तो मैंने इंट्रोडक्शन 16 वर्ड में लिखा। आपको मैंने बोला था 20 to 30 वर्ड्स। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि कितने लोगों ने इंट्रोडक्शन 20 to 30 वर्ड्स में लिखा और कितनों ने उसको ओवरशूट किया। ये जानना बहुत जरूरी है कि कितनों का हुआ और कितनों का ओवरशूट हुआ। क्योंकि जितनों का ओवरशूट हुआ है सर, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है कि भाई वहां पर आपको बहुत हार्ड वर्क करना है अभी। और सबसे बड़ी बात ये देखो कि सर जितने लोगों ने इंट्रोडक्शन को 30 से कम वर्ड में लिखा, उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? कि व्हेन यू आर एबल टू राइट इट इन लेस देन 30 वर्ड्स, you are able to use the surplus words saved here in the body then later on। तो ये लर्निंग नंबर टू, इसको लिख लो। लर्निंग नंबर टू इज any words which are saved in the introduction can always be shifted to the body। Smaller and smarter the introduction,
बेटर द इलेबोरेशन इन द बॉडी। तो ये रूल नंबर 2 याद रखेंगे जी। चलो अब देखो जी, मैंने कुछ ऐसा लिखा कि इन्फर्ड बाय स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी दैट थीसिस ऑफ एल्फ्रेड महान डिराइव्स चाइनीज टैक्टिक्स दैट अडॉप्टेड डिफरेंट फॉर्म्स। मैंने आपको एक पॉइंट सिंपल बताया था सर कि आपको एग्जाम में डेप्थ, इंटेलेक्चुअल ट्रेट, एबिलिटी टू एनालाइज शो करना है। मैंने एग्जामिनर को इंट्रोडक्शन में यहाँ पर पहली बात जो आपको कॉमन एरर्स भी बताए थे, किसी प्रकार की कोई डेफिनेशन नहीं लिखी कि व्हाट इज मेंट बाय कार्टोग्राफिक अग्रेशन। मैंने कोई यहाँ पर डेट्स वगैरह कुछ नहीं लिखी, कोई कोटेशन नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। मैंने सिर्फ ये बात बोली कि देखो साहब, एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का इन्फ्रेंस है कि चाइना आज की डेट में एल्फ्रेड महान की जो थीसिस है उसके हिसाब से सोचती है कि हम कैर्टोग्राफिक अग्रेशन करते हैं, और ये कैर्टोग्राफिक अग्रेशन डिफरेंट फॉर्म्स में देखा गया है। मैंने एग्जामिनर को ये 3 पॉइंट कम्युनिकेट करने की कोशिश की। सर एग्जामिनर पढ़ा लिखा आदमी है सर, वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 2 बार मेंस में फेल हुआ है और कोचिंग में बैठ के वहां पे चंद रुपए कमाने के लिए तीसरे अटेम्प्ट की तैयारी के दौरान आपको आंसर चेक कर रहा है। एग्जामिनर वहां पे 10 साल से आ रहा है। दैट्स द प्रिंसिपल डिफरेंस। तो डोंट फील एंड डोंट एक्सपेक्ट द फैक्ट कि उसको चीजें नहीं पता होंगी सर, जितनी उसको लेवल पता होगा शायद हम उसके लेवल के नहीं हैं। तो वी हैव टू केटर टू हिज माइंड सेट एंड वी हैव टू केटर टू इंश्योर दैट ही अंडरस्टैंड्स व्हाट वी आर राइटिंग। तो मैंने एग्जामिनर को अपने इस इंट्रोडक्शन में 3 की आइडियाज इंट्रोड्यूस किए। मेरा की आइडिया एग्जामिनर को बताने का ये था कि एक इंडिया में स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है जो आज की डेट में पहली बात तो कैर्टोग्राफिक अग्रेशन को समझती है और देखती है, ताकि इससे ये क्लियर हो जाए एग्जामिनर को कि बस कैर्टोग्राफिक अग्रेशन की प्रॉब्लम जो है वो कोई आम आदमी के लिए अफेक्टेड नहीं है। क्योंकि एक आम आदमी, आप जैसे मेरे जैसे लोग सर, अगर चाइना कल को लद्दाख के विलेजेस को रीनेम कर दे तो उससे आपको मेरे को थोड़ी कोई इफेक्ट हो रहा है। वो तो चाइना अपनी मैप में कर रहा है ना भाई, कौन सा हमारी मैप में कर रहा है। और अगर आप और मैं वो लद्दाख के गांव में रहते भी हैं तो वो हमें थोड़ी इफेक्ट कर रहा है, चाइना ने तो अपनी मैप निकाली है। तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू टेल द एग्जामिनर इज whom does your problem affect. So my problem affects the strategic community of the country. That is what I have made it very clear, number one. Number two, I have tried to tell him कि sir, there is something called Alfred Mahan and his thesis, which is the driver of Chinese behavior. तो एल्फ्रेड महान व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने एग्जामिनर को एक हिंट दे दिया कि मैं चर्चा करूंगा अपने आंसर में। तो आप मेरे आंसर में एक एनालिटिकल डेप्थ देख सकते हो कि सर मेरे को एक स्कॉलर के बारे में भी पता है। मैं इंडिया चाइना के सिर्फ डेटा को रट के नहीं आया हूँ कि ट्रेड पोटेंशियल कितना है, बॉटलनेक्स में ये बॉर्डर का लेंथ कितना है, एटसेट्रा। मैं स्टडी करके आया हूँ, एनालिटिकल एबिलिटी है। और तीसरी चीज है कि सर इट हैज अडॉप्टेड डिफरेंट फॉर्म्स से मैंने एग्जामिनर को ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर दी कि आज की डेट में जो टैक्टिक्स हैं कार्टोग्राफिक अग्रेशन के वो सेम नहीं है, दे चेंज। जो हमने बात भी की थी, ओल्ड टैक्टिक्स वर्सेस न्यू टैक्टिक्स। So by merely reading these 15, 16 words, I have tried to communicate my perception to the examiner that boss, see, these are the 3 ideas, key ideas that you are going to locate. So learning number 3 here is this. Your introduction should always ensure key ideas that are highlighted. क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ बच्चे की इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट अ स्नैपशॉट ऑफ द आंसर। स्नैपशॉट, अब यहाँ पर आपने पहली बार जब लिखा तो आपको पता चला कि स्नैपशॉट में की आइडियाज होते हैं। तो ये लर्निंग नंबर 3 थी। ये चीज समझ आई जी आपको? ये लर्निंग नंबर 3 थी। अब आते हैं जी देखो ग्लाइडर पे, ओ सॉरी हुक पे। हुक मैंने आपको बताया कि इज ऑलवेज द बैकग्राउंड। मैंने बैकग्राउंड में क्या लिखा, मैंने कहा कि सस्पिशन एंड राइवलरी सिंस 1950s, एग्रवेटेड सिंस 1990s, फॉर्म्स द हार्ट ऑफ चाइनीज बिहेवियर विद इंडिया। एक लाइन मैंने आपको बोली थी लिखनी है, उस एक लाइन में आपको पूरे इशू का बैकग्राउंड समराइज करना है। आज अगर कैर्टोग्राफिक अग्रेशन चाइना कर रहा है तो सर उसके पीछे है एक सस्पिशन और एक राइवलरी जो कि 1950 से स्टार्ट होके एग्रवेट 1990s में हुई, जो आज की डेट में इज एट द हार्ट ऑफ द चाइनीज बिहेवियर विद इंडिया। अब मैं आपका एक पॉइंट पे नजर लेके जाना चाहूंगा। आप देखेंगे ध्यान से कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज कॉल्ड एज द इंट्रोडक्शन,
यहां पर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया सर, चाइनीज टैक्टिक। लेकिन जब मैं यहाँ पर हुक में आया तो मैंने शब्द का प्रयोग किया चाइनीज बिहेवियर। सर दोनों जगह पर मैं सेम मीनिंग कम्युनिकेट करना चाह रहा था, पर मैंने सिर्फ कॉन्शियसली दिमाग को क्योंकि अलर्ट रख के प्रोसेसिंग करी, तो उस दौरान मैंने सिर्फ इतना इंश्योर किया कि चाइनीज टैक्टिक अगर मैं लिख चुका हूं तो यहाँ चाइनीज बिहेवियर लिखूं। अगर यहाँ पर भी मैं चाइनीज टैक्टिक लिखता तो उसमें कुछ गलत नहीं होता, या अगर मैं पहले अगर चाइनीज बिहेवियर लिखता और यहाँ पे भी चाइनीज बिहेवियर लिखता तो भी कुछ गलत नहीं होता। पर यहाँ पर लर्निंग नंबर 4 इज create differentiation wherever possible, avoid repetitiveness as far as possible। जरूरी नहीं है कि हर जगह आप अवॉइड कर पाओ, पर wherever possible अवॉइड रेपिटेटिवनेस और डिफरेंशिएशन क्रिएट करो। तो चाइनीज टैक्टिक और चाइनीज बिहेवियर मीनिंग सेम है, बट सर इतनी सटल सी चीज है कि एग्जामिनर को साइलेंटली हिट करेगी। लेकिन ये चीज जो वो मेंस का लौंडा बैठ के आपका चेक कर रहा है ना सर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आंसर, ये वो चीज फर्क नहीं यहाँ समझ पाएगा ना बता पाएगा कभी आपको। क्योंकि वो सिर्फ आपको यही चीज बोलेगा कि भाई तू डेटा रट, डेफिनेशन रट और उसको लिख, ये सब चीजें छोड़, ये सब चीजें नहीं आती काम की। क्योंकि आपको वो चीजें ये सिखाएगा नहीं कि सर आपने इंप्रेशन कैसे क्रिएट करना है। अब आते हैं नंबर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। आपने इंट्रोडक्शन को मेरे ध्यान से ऑब्जर्व किया, मैंने इंट्रोडक्शन में कैर्टोग्राफिक अग्रेशन शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। और ये एक गलती है जो बहुत लोगों ने की होगी कि उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में शब्द कैर्टोग्राफिक अग्रेशन पक्का लिखा होगा। एंड आई एम सर्टन कि अगर मैं अभी भी आप लोगों से पूछ लूं कि कितने लोगों ने लिखा है तो बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लिखा होगा। सबसे बड़ी गलती सर ये, अब आपको पॉइंट समझ आया सर, रिपीटिटिवनेस, डिफरेंशिएशन वाला, ये कॉन्शियस डिसीजन होता है बेटा। इस रीजन को कहते हैं प्रोसेसिंग, इस रीजन को कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो मैंने आपको परसों समझाई थी। और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग तभी आएगी बच्चे जब आप अपने आप को ट्रेन करोगे, वरना आप ये छोटी छोटी सटल मिस्टेक्स करोगे और समझोगे नहीं कि नंबर क्यों कट गए। और ये मत भूलो सर कि आपका जो एक जीएस मेंस का पेपर है वो एक ही बंदा चेक कर रहा है। अगर जीएस मेंस पेपर 2 है जिसमें पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, आईआर है ना सर, वहां पे 4 बंदे बैठे हैं। एक पॉलिटी का बंदा है जो 6 क्वेश्चन पॉलिटी के चेक करेगा, फिर वो चेक करके पेपर बगल वाले को दे देगा। जो एग्जामिनर जो है वो गवर्नेंस वाला होगा, वो 3 क्वेश्चन गवर्नेंस के चेक करेगा, फिर वो बगल वाले को दे देगा जो सोशल जस्टिस का एक्सपर्ट होगा, जो सोशल जस्टिस को चेक करेगा, फिर वो बगल वाले को देगा जो आईआर एक्सपर्ट होगा। तो जो आईआर चेक कर रहा है इवेंचुअली सर वो 4 ही आंसर प्रति पेपर चेक कर रहा है, तो वो अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा के देखेगा ये सब चीजें सर। सो डोंट कंसिडर देम fools, unlike those coaching institutes where there is one fellow checking all 4 GS papers and giving you marks. That's the main difference. That is the reason why neither they understand all this nor do they encourage you to write all this, because they don't know about all this. So never ever create this kind of repetitiveness, sir. Always focus on what is called as I said, differentiation. So ये एक लाइन का मैंने सर दे दिया यहाँ पर। ये लाइन का देने के बाद सर मैंने लिखा कि सर द कोर प्लेबुक दैट ड्राइव्स दिस इज द चाइनीज फियर दैट इफ द बॉर्डर इज सॉल्व्ड इंडिया माइट डोमिनेट द नेवल थिएटर थ्रू थीसिस ऑफ अल्फ्रेड महान अकिन टू ब्रिटिश एंड फ्रेंच एग्जाम्पल्स। आप इस लाइन में सिर्फ ये चीज समझने की कोशिश करो कि सर मैंने इस लाइन के तहत एक कंप्लीट मीनिंग एग्जामिनर को दे दिया। मैंने कोई यहाँ पर अनशंट इलेबोरेशन, ओवर राइटिंग और किसी भी प्रकार की, जो आपको कॉमन एरर्स में मैंने बताया था जो बच्चे करते हैं कि दे नरेट देयर ओन स्टोरीज रादर देन एड्रेसिंग द क्वेश्चन, आप देखो कि यहाँ पर आप लोगों की गलती हुई होगी। Many of you must have just narrated things without even understanding the analytical connect between the stuff. Sir, don't worry. This comes with only training, बच्चे. This comes with only monthly practice. It doesn't come other way around. नहीं आया है तो कोई घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात होगी कि अगर आज जून में नहीं आया है और फिर दिसंबर में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अगले अगर 6 महीने भी आपने यही हरकतें करी, जो आंसर आज लिखा वो दिसंबर में भी लिखा, तो अगले साल का अटेम्प्ट इज ओवर। क्योंकि ये ट्रेनिंग से आएगा बच्चे। और मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, आप हर महीने अपनी जो क्लास में हम आंसर राइटिंग करेंगे ना, आप इंप्रूवमेंट ऑब्जर्व करना। बाय द टाइम यू रीच जनवरी फेब्रवरी ना सर, योर आंसर्स आर गोइंग टू बी क्लास अपार्ट। दैट विल बी द डिफरेंस। तो ये देखिए सर,
एक लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि सर कोर प्लेबुक इज दैट देर इज अ चाइनीज फियर, कि अगर बॉर्डर वो सॉल्व हो जाता है तो इंडिया नेवल थिएटर को डोमिनेट करेगा, जैसे अल्फ्रेड महान ने ब्रिटिश और फ्रेंच के एग्जाम्पल दिए थे। एग्जामिनर को पता है सर, वो पढ़ा लिखा आदमी है। एग्जामिनर को हमें यहाँ पर ये थोड़ी बताना है कि एक अल्फ्रेड महान व्यक्ति था, वो एक अमेरिका का स्कॉलर था, वो 19 सेंचुरी में आया था। देखो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखी होगी। दिस इज द फिफ्थ लर्निंग सर, डोंट राइट थिंग्स दैट आर इररेलेवेंट। देखो लिखी होगी, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव रिटन अल्फ्रेड महान इज अ 19th सेंचुरी अमेरिकन स्कॉलर। लिखी है ना, कितने लोगों ने लिखी है? मैं नहीं पूछ रहा कितनों ने लिखी है, डोंट से यस और नो, बट सी योर सेल्फ। क्योंकि जितनों ने लिखी है बच्चे आप समझो, क्या एग्जामिनर को ये बताना कि 19th सेंचुरी अमेरिकन स्कॉलर 4 शब्द का प्रयोग करके वो जरूरी था? क्या आपको लगता है एग्जामिनर को नहीं पता होगा? क्यों लिखा? वो 4 शब्द वेस्ट हो गए बच्चे, वो 4 शब्द कुछ और यूज हो जाते, पर वेस्ट हो गए। तो डोंट राइट इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया जी हमारा ये ग्लाइडर। Thus, China keeps border issue unresolved to prevent naval competition, but the future lies in collective synergy. ये है गेम। फर्स्ट पॉजिटिव सजेशन दिया मैंने, क्योंकि ग्लाइडर आपको बोला था ना मैंने क्या होता है सर, कंक्लूजन से पहले लिखा हुआ एक पॉजिटिव पॉइंट, ताकि एग्जामिनर को पढ़ते पढ़ते अब समझ आ जाए कि आंसर अंत की ओर आ रहा है। और कंक्लूजन देखो सर, कमिंग टुगेदर कैन लीड द टू टू इस्टेब्लिश अ ग्रुपिंग अकिन टू G2। G2 मतलब इंडिया चाइना। एंड कोऑपरेटिव पैराडाइम कैन शावर बेनिफिट्स टू ग्लोबल साउथ। क्या कहने की कोशिश की मैंने कि सर अगर मान लो एक कलेक्टिव सिनर्जी ये दोनों बना लें, एक G2 टाइप का संगठन ये लोग बना लें, और अगर आगे आकर ये लोग कलेक्टिवली काम करने लगे तो सर जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ जहां पर इंडिया और चाइना दोनों compete कर रहे हैं, वहां पर ये लोग कलेक्टिवली कोऑपरेटिव तरीके से बेनिफिट्स को शावर कर सकते हैं। पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक सजेशन, नॉन रेपिटेटिव। कहीं ये पॉइंट ऊपर बॉडी में नहीं मिला आपको, कहीं ये पॉइंट ऊपर आपको देखने को नहीं मिला सर। बट हाँ, ये अगर आप कंक्लूजन नहीं लिख पाए, आई विल नॉट ब्लेम यू, क्योंकि अभी आपके पास नॉलेज की कमी है, तो नो प्रॉब्लम। जैसे जैसे आप अपनी जीएस के सब्जेक्ट्स करते जाओगे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपके आंसर्स अच्छे होंगे। हो सकता है कि हमारे आईआर की क्लास के बाद आप इसके बेटर कुछ यहाँ पर कंक्लूजन दोगे, वो भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी उसके बाद। पर सर ये देखो, ग्लाइडर सबने गलत किया होगा, किसी को समझ ही नहीं आया होगा ग्लाइडर लिखना कैसे है। क्योंकि ग्लाइडर में और कंक्लूजन में यही तो सटल डिफरेंस है सर, कि दोनों जगह एक पॉजिटिव पॉइंट है, बट यहाँ से वो पॉजिटिव पॉइंट की स्लिपरी स्लोप स्टार्ट हो रही है, जहां से आंसर स्लिप करता हुआ कंक्लूजन की ओर जा रहा है। और देखो एक फ्लो में एग्जामिनर को समझ आ रहा है सर। आपने एक कोहेरेंस देखी सर, जिसको हमने कहा था ऑर्डरली इफेक्टिव एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। मैं फिर कह रहा हूँ मेरा आंसर कोई सबसे बेस्ट नहीं है सर, कोई और यही आंसर लिखेगा, हो सकता है इससे बेहतर लिखे, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई आपके सामने ये है, आप इससे कंपेयर करके देखो कि आपने क्या क्या गलतियां की। तो कोई ये मॉडल आंसर नहीं है सर। इनफैक्ट हो सकता है आप 2 दिन बाद मुझे यही आंसर लिखने को, तो मैं ही शायद इसको दोबारा अलग तरीके से लिख दूंगा। और देखो सर, 16 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन, 16 वर्ड्स का बुक, 30 वर्ड की बॉडी, 17 वर्ड का ग्लाइडर, 21 वर्ड का कंक्लूजन, 100 शब्दों में मैंने आंसर कंप्लीट कर दिया। वर्ड लिमिट ओवर शूट करना तो छोड़ो सर, आप वर्ड लिमिट में लिख दो एग्जामिनर के लिए, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके सामने। आप सोचो इसको। हाँ, अब अगर एग्जाम में आपको अल्फ्रेड महान के बारे में नहीं पता है तो सर उसका रीजन ये है कि आपने क्वालिटी टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ी है, आपने डीप रीडिंग भी नहीं करी है, और आपके पास नॉलेज नहीं है। फिर आप इंडिया चाइना का मतलब ये है कि एक पर्चे का आंसर वो रट के गए हो। क्योंकि इंडिया चाइना का कंपाइलेशन अभी देखना, मेन से पहले मार्केट में आएंगे एक एक पेज के, एक पेज इंडिया चाइना, एक पेज इंडिया यूएस, एक पेज इंडिया रशिया, एक पेज ये सब। तो यानी कि सर कंटेंट का शॉर्टेज है, तब तो बच्चे कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज आप देखो सर, कोई मैप का रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर कार्टोग्राफिक अग्रेशन शो करना है,
भाई कार्टोग्राफिक अग्रेशन शो भी करना है तो आप क्या मतलब अरुणाचल का मैप अगर बना भी दो तो टेल मी, हाउ डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम? डज इट एड्रेस द क्वेश्चन? डज इट हेल्प ऐड वैल्यू टू द क्वेश्चन? आप बताओ मुझे सर। आपने अगर एक मैप बना दिया लेट से इंडिया चाइना बॉर्डर का, और आपने लद्दाख दिखा दिया, आपने अरुणाचल दिखा दिया, सिक्किम दिखा दिया, और बोला कार्टोग्राफिक अग्रेशन, मुझे आप ये बताओ कि सर इसके बाद हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट दिस एड्स वैल्यू टू योर आंसर? देर इज नो वैल्यू टू द आंसर सर। इसी रीजन से आपको मैंने क्या बोला था कि ज्योग्राफी इज द प्लेस, ethics is the place where diagrams can be used, but not IR or anything like this. बिकॉज यहाँ पर कोई रेलेवेंस नहीं है बॉस। देखो इररेलेवेंट तरीके से आप कुछ भी डालना चाहते हो बॉस, वो आपका पर्सनल चॉइस है, बट यू विल एंड अप इन इरिटेटिंग द एग्जामिनर अगर आप वो करना चाहते हो तो। और फिर मैं आपको बोल रहा हूँ बॉस, यहाँ पर पूरे यूपीएससी के इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस यही है कि एग्जामिनर्स हियर इन द यूपीएससी इंडस्ट्री आर नॉट टीचर्स। क्योंकि जो भी लोग आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज कराते हैं ना सर, उसमें इवेलुएशन इज नॉट डन बाय द टीचर, evaluation is done by other people who are not teachers. So a teacher who has done some expert study in his subject, if he is not able to check your answer sir, then the answer is not worth being checked per se. That is the main difference. इसी रीजन से सर मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ सर, और जितने लोग मुझे पुराने जानते भी हैं वो ये बात जानते हैं सर, आई एम अ वन मैन आर्मी सर। आई हैव नो टीम विद मी, आई डोंट कीप पीपल, आई डोंट रिक्रूट पीपल अंडर मी ऑल्सो। मेरी नहीं जमती सर लोगों से, क्योंकि मेरे माइंडसेट के हिसाब से काम करने वाले लोग हैं ही नहीं मार्केट में सर। तो अगर आंसर लिखना है और आप आंसर लिख के दे रहे हो तो मैं ही चेक कर रहा हूँ साहब। मैं किसी को फॉरवर्ड नहीं कर रहा कि तू चेक करके दे दे और मैं अपना ओवर एक आंख मार के बस बच्चे को दे दूंगा ऐसे, और उससे बच्चे से पैसे ले लूंगा। नहीं होगा सर ये काम। पर आपको यहाँ पर जो चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए सर कि हर एक आंसर में आपको सीखना है। आप समझ रहे हो इस चीज को? सो हर आंसर राइटिंग के कोर्स में हम पूरा टाइम क्या करेंगे सर? आंसर राइटिंग के कोर्स में हम लोग आंसर ऐसे ही लाइव लिखेंगे। आंसर राइटिंग का जो कोर्स होगा जो अब स्टार्ट होगा जून के महीने से, उस कोर्स में मैं आपको क्या करूंगा सर, आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू स्टडी। करंट अफेयर के न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पहले तो क्लिप करके आपको दे दूंगा मैं कि बॉस ये 10 आर्टिकल्स हैं, ये हम पढ़ेंगे, आप इनको पढ़ के रखो। फिर हम क्लास में आएंगे, आप वो आर्टिकल पढ़ के आओगे, मैं भी पढ़ के आऊंगा। फिर पहली बात तो हम उस पर आंसर लिखेंगे। आप आंसर लिखोगे लाइव बैठ के, मैं भी लाइव लिखूंगा। आंसर राइटिंग की क्लास का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि लाइव कर लो, नहीं तो रिकॉर्डेड करनी है तो वो तब कर लो, कोई इशू नहीं है। पर आपको मेन पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि जब आपने अपना आंसर लिखा, मैंने अपना आंसर लिखा, आप उन गलतियों को एनालाइज करो सर, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो इंट्रोडक्शन में आप इसको इस तरीके से लिख सकते थे, वहां चेक करो कि आपने लिखा या नहीं लिखा। एंड ट्रस्ट मी, विद एवरी सिंगल आंसर यू विल लर्न अ न्यू एरर, एंड विद एवरी सिंगल आंसर यू विल इंप्रूव योर आंसर्स। मैं आपको लास्टली क्लास खत्म करने से पहले बस बेटा एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। आज आपने अपने लाइफ का शायद पहली बार आंसर लिखा होगा। मेरे को नहीं लगता कि शायद इस तरीके से इस स्ट्रक्चर और फॉर्मेट में आपने पहले कभी आंसर लिखा होगा। ये आपके लाइफ का पहला आंसर है। इसको बहुत केयरफुली अच्छे से इस कागज को कहीं सेव करके रख लो। और वो इसलिए रख लो क्योंकि बेटा आज है 31 मई। इस आंसर को 31 दिसंबर को निकाल के 31 दिसंबर के आंसर के साथ कंपेयर करना। अगर आपका आंसर 31 दिसंबर को भी आज जैसा है ना सर, तो मेरे से एक सजेशन फ्री का आज ही ले लेना कि 31 दिसंबर को डिसीजन ले लेना कि 2026 का एग्जाम मत देना, आप फेल हो जाओ। लेकिन अगर आज 31 मई के आंसर में और 31 दिसंबर के आंसर में आपने फर्क ऑब्जर्व कर लिया ना बेटा, जो अगले 6 महीने आपको रगड़ूंगा मैं यहाँ पे, उस रगड़ने के बाद आप जो क्वालिटेटिव डिफरेंस देखोगे सर, वो दो आंसर्स आपको नए साल में लेके जाएंगे, और वो नया साल आपके लिए मसूरी का साल होगा। चॉइस आपका है। आपके सामने मैंने ये पूरा पैराडाइम जो आपको समझाया वो लिख के दिखा दिया कि भैया जो हम बोल रहे हैं वो अप्लाई भी होता है। तो जो थ्योरी थी मैंने कोई हवाबाजी नहीं करी सर, आपको लिख के दिखा दी। आपकी एबिलिटी इंप्रूव होगी, नॉलेज से इंप्रूव होगी, ये बात अश्योर्ड है। तो निश्चिंत रहो। क्लियर हो गया जी सबको? बेटा आंसर राइटिंग के पर मंथ
मिनिमम 7 मैक्सिमम 10 सेशंस होंगे, मिनिमम 7 मैक्सिमम 10 सेशंस. So minimum 7 answers we will write live in the class, maximum 10 answers we will write in the class. ठीक है जी. और कुछ, और ये 7 to 10 सेशंस चलेंगे पूरा 6 महीने. कोर्स का स्टार्टिंग होगा बेटा 1 जून, अभी आ रहा है ना, जून के मंथ से स्टार्ट होगा, मिड जून में स्टार्टिंग रखेंगे क्लासेस की. कोर्स का प्राइस है 3500. एक एक स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस होगा यार, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई मिनिमम नॉलेज नहीं चाहिए यहाँ पे. हर सेशन में एक क्वेश्चन करेंगे, ताकि हर एक क्वेश्चन से हम सीखें, हर एक क्वेश्चन से हम लर्न करें. क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने से बजाय क्वालिटेटिवली हर एक क्वेश्चन से लर्निंग लेनी है, ताकि बाय द टाइम वी रीच द नेक्स्ट 6 मंथ्स वी विल बी इन अ पोजिशन टू राइट बेटर आंसर्स. बेटा ड्यूरेशन तो इट डिपेंड्स अपॉन यू पीपल ना सर, कि आप कितनी गलतियां कर रहे हो क्लास में. ठीक है जी. तो ड्यूरेशन तो कोई प्री डिसाइडेड नहीं हो सकती. बेटा आप ग्लाइडर हुक छोड़ो, आप इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन कुछ भी नहीं मिलेगा आपको टॉपर आंसर में. दे आर ऑल अवेलेबल बच्चे, ऑल सेशंस आर अवेलेबल इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट. क्लास जब लाइव खत्म होती है तो विद इन 4 आवर्स वो रिकॉर्ड करके ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म पे आ जाती है. बिल्कुल GS4 में टेंशन नहीं लेनी, GS4 सबसे इजी है, 130 नंबर आएंगे, एथिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी. नहीं बेटा, आई विल नॉट चेक एनीबडीज आंसर, बट आई विल डिस्कस विद एवरीबडी ईच आंसर दैट इज देयर, सो दैट यू कैन डू सेल्फ करेक्शन एंड सेल्फ लर्निंग. बिकॉज आप एक एक वर्ड को खुद ऑब्जर्व करोगे बच्चे क्लास में. आप ऑब्जर्व करोगे कि आपने गलती कहाँ करी, क्या ये वर्ड गलत लिखा, जैसे मैंने आपको बताया चाइनीज टैक्टिक वर्सेस चाइनीज बिहेवियर, अगर वो किया तो मैं आपको एक वर्कबुक दूंगा हर आंसर के लिए, जिस वर्कबुक में आप सारी मिस्टेक्स को डॉक्यूमेंट करोगे. जैसे आज तो मैंने आपको एक खाली प्लेन शीट पे लिखवाया ना, जब आंसर राइटिंग होगी तो वी विल डू इट इन अ प्रॉपर वर्कबुक. तो उसमें हर एक आंसर के नीचे मैं आपको एक लर्निंग मैट्रिक्स दूंगा, कि व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दिस आंसर टुडे, व्हाट आर द एरर्स दैट यू मेड, व्हाट आर द लर्निंग्स दैट यू हैव डन. So that booklet of the workbook will remain with you for the next 6 months. And you will see every time you will make a new error and you will improve upon the previous error and thereby making a new error every time. So that is how we will go. बेटा डाउट सेशंस लूंगा यार, यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी, मेरे को कोई ऐसी वो प्रॉब्लम थोड़ी है. ठीक है जी. नहीं, GS 1 2 3 4 पे क्वेश्चन होंगे बेटा, ऐसे वगैरह मैं नहीं लेता ना, मैं ऐसे कराता हूँ, सो ऐसे नहीं होगा. बट GS 1 2 3 4. ठीक है जी. क्लियर हो गया जी. बेटा टू परचेज इट यू हैव टू गो टू आवर वेबसाइट tmentors.com, tmentorsupsc.com. वहां पे आंसर राइटिंग का कोर्स होगा, यू कैन परचेज दैट. सिलेबस से वरी नहीं करना, मैंने आपको क्या बताया यार, अगले 4 महीने हमने सिलेबस के क्वेश्चंस नहीं करने हैं. हमारा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम जून से लेके मार्च तक है. हमने अगले 4 महीने सिर्फ न्यूज़पेपर करना है, क्योंकि वो आप रोज पढ़ रहे हो, और अगले 4 महीने आप GS करते जाओगे. हम अक्टूबर में दिवाली के बाद जो है GS की सब्जेक्ट वाइज आंसर राइटिंग करेंगे. तब तक क्या होगा कि आपके स्ट्रक्चरल पार्ट्स भी तैयार हो जाएंगे. तब तक क्या होगा कि आप डायरेक्टिव वर्ड्स भी याद कर लोगे. तो हम GS में सब्जेक्ट्स की आंसर राइटिंग तब स्टार्ट करेंगे जब तक आपके 3 4 बड़े सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे. इसी रीजन से इनिशियल लेवल पर करंट अफेयर स्पेसिफिक करेंगे, ताकि न्यूज़पेपर में मैं आपको, जैसे मैंने बोला कि भाई आपको वो दे दूंगा मैं आर्टिकल, आप आर्टिकल पढ़ के आओ और उसके बाद कर लो. तो देर इज नो प्री रिक्वायर्ड नॉलेज अवेलेबल सर, यू डोंट हैव टू हैव एनी प्री रिक्विजिट नॉलेज ऑल्सो. ठीक है जी. भाई देर इज दिस वेबसाइट जहाँ पे आप जाके कर सकते हो यार, ये देखो मैं इसमें डाल दी है वेबसाइट का लिंक. ठीक है जी. तो ये क्लियर हो गया जी. तो वेदर यू हैव नॉलेज और यू डोंट हैव नॉलेज, the session will still be beneficial for you, because for 4 months it's only current affair newspaper based.
And gradually, by that time, when you cover your subjects, then with the knowledge of the subjects, we will apply the answer to the subjects also. ठीक है जी। तो ये 3 सेशन मैंने लेने थे जिसमें आपको सर ये चीज़ समझानी थी, जो आई बिलीव कि मैंने आपको क्लियर कर दी है। ठीक है जी। देखता हूँ यार 7 जून से पहले, क्योंकि ना बेटा अभी अगले 4-5 दिन ना मेरे को जो पुराने स्टूडेंट्स थे ना हमारे, जो लास्ट ईयर वाले, उनके कुछ पेंडिंग कोर्सेज भी पड़े हैं परसों से, वो कवर करके खत्म करने हैं। एथिक्स की केस स्टडी और पॉल साइंस ऑप्शनल के 2 टॉपिक थे, वो खत्म कर दूंगा। तो देन दे विल गेट फ्री, तो देन फिर मैं आप लोगों पे वापस आ जाऊंगा। मीनवाइल कल हमारा करंट अफेयर का टेस्ट है, जो आज करंट अफेयर की फ्री क्लास में आपको टॉपिक्स पढ़ाए। ठीक है। तो कल हम करंट अफेयर का वो करेंगे टेस्ट। बेटा एथिक्स का कोर्स भी जो है दैट इज ऑल्सो अ 7 मंथ्स कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। ठीक है। तो एथिक्स ऑल्सो इज अ प्रोलॉन्ग्ड प्रोग्राम एंड इकोनॉमिक्स ऑल्सो इज अ प्रोलॉन्ग्ड प्रोग्राम। सो इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स में दोनों में 50 से ज़्यादा क्लासें होंगी टोटल। सो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू विल enjoy doing both the courses in a very well way। चलो जी। तो कल मिलते हैं बेटा, हम लोग 9 बजे मिलेंगे कल। कल वी विल डू द टेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है ना, जो आज पढ़ाया है आपको करंट अफेयर्स, वो कल हम लोग करेंगे। तो उसको आप अच्छे से जो है कर लीजिएगा रिवाइज, ताकि यू नो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कल आपका टेस्ट होगा तो आप समझोगे कि कितनी गलतियां और करोगे आप। चलो कल मिलते हैं।